Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of accountancy. आपने जो लास्ट टाइम लेक्चर किया था दैट वाज कैश बुक. आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो कैश बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर डील करेंगे. सो पहली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. व्हेन एन एंट्री इज मेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक. अगर कैश बुक के दोनों तरफ एंट्रीज की जाती है तो उस एंट्री को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री क्या रहती है? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब रहता है जिसमें कैश और बैंक ये दोनों ही चीजें इन्वॉल्व रहती है. कॉन्ट्रा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. कैश और बैंक दोनों ही चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. ठीक है. अगर मैं ये कहूँ कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से जो है वो पैसा विदड्रॉ किया गया है, तो हम लोग एंट्री उसको इस तरह से पोस्ट करेंगे. इस तरह से बनती है ना कैश बुक. ये डेबिट साइड रहती है, ये क्रेडिट साइड रहती है. दो कॉलम हो गए, ये कैश का ये बैंक का. यहाँ पे भी दो कॉलम हो गए, ये कैश का ये बैंक का. अगर आपने बैंक से 10,000 विड्रॉ किया तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड जाएगा. बट आपके पॉकेट में जो कैश है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो डेबिट साइड आ जाएगा. तो दोनों तरफ एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही है ना. तो यही उसने क्वेश्चन पूछा है. जब एक एंट्री कैश बुक के दोनों तरफ रिकॉर्ड की जाए तो उसको कौन सी एंट्री कहा जाता है? दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. जनरल एंट्री जो होती है वो नॉर्मल एंट्री रहती है, जो भी आप लोग एंट्री डालते हो. डबल एंट्री की अगर वो बात करा, वो हमें पता है कि अकाउंटेंसी में एक डेबिट एक क्रेडिट साइड रहती है. कंपाउंड एंट्री कौन सी एंट्री रहती है? जिसमें मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं. मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एंट्री. मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द कैश बुक ड्यूरिंग अ पीरियड. एक टाइम पीरियड में कैश बुक को इनमें से कौन सी चीज जो है वो इफेक्ट करेगी? अगर हम डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम कैश डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, अगर हम अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल जो है वो राइट ऑफ करते हैं, या हम अकाउंट पेएबल की पेमेंट करते हैं. तो अब देखो इस तरह से है कि डेप्रीसिएशन जो है ना वो नॉन कैश एक्सपेंस है. डेप्रीसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है. डेप्रीसिएशन का मतलब ये रहता है आपके पास जो एसेट है, जो कैपिटल है, जो मशीनरी है, जब आप उसको यूज करते हो तो उसमें कुछ वेयर एंड टेयर रहता है, उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रीसिएशन. दैट इज नॉन एज डेप्रीसिएशन. ठीक है. दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ कैश डिविडेंड. कैश डिविडेंड को डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसका पेमेंट कर दिया है. तीसरी चीज अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल, जिसको हम बैड डेट कहते हैं. जैसे आपके किसी ने पैसे देने हैं, वो पर्सन जो है वो पैसे नहीं दे रहा, आपने उसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया कि ये देगा भी नहीं, तो पैसा ना आया ना गया. लास्ट है अगर हमने अकाउंट पेएबल पे कर दिया. अगर अकाउंट पेएबल जो रहता है उसका मतलब होता है, आपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इसको पढ़ा है, अकाउंट पेएबल का मतलब होता है पेमेंट जो हम लोग करते हैं. राइट. अकाउंट पेएबल जो हमारे लिए लाइबिलिटी रहती है, जिसको हमने रीपे करना होता है, रीपेमेंट जिसकी होती है. सो अगर हम इसको पे करेंगे तो हमारा कैश जो है वो डिक्रीज होगा. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन, हाउ मच काइंड ऑफ कैश बुक इज देयर. कितनी तरह की कैश बुक हमारे पास रहती है? 4 तरह की. कौन कौन सी? सिंगल कॉलम जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम आता है. डबल कॉलम जिसमें दोनों तरह के कैश और बैंक कॉलम भी हो सकता है, कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक और डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता है. और ट्रिपल कॉलम जिसमें कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम तीनों रहते हैं. और पेटी कैश बुक. सो हमारे पास टोटल 4 तरह की कैश बुक रहती है. ठीक है. नेक्स्ट इज अ कंपनी इश्यूज चेक टू पे अकाउंट पेएबल. द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज टू. अगर एक कंपनी ने अकाउंट पेएबल का चेक पे किया तो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या रहेगा? देखो अगर मैंने अपना अकाउंट पेएबल पे कर देती हूँ मैं, है ना, अगर मैं अपनी लाइबिलिटी को पे कर देती हूँ, अकाउंट पेएबल इज अ लाइबिलिटी ना, तो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी कम. राइट. उसको पे करने के लिए मुझे कैश पे करना पड़ेगा या बैंक से पेमेंट करनी पड़ेगी. यहाँ पे तो चेक है ना, तो मेरा कैश भी कम हो जाएगा या बैंक कह लो कम हो जाएगा, विच इज एन एसेट. तो अब हमने ये देखना कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है. एसेट कहता है इंक्रीज हो जाएगा, ये तो गलत बात है. एसेट इंक्रीज हो जाएगा, ये भी गलत बात है. एसेट और लाइबिलिटी दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, ये मेरे इस रीजनिंग से मैच कर रहा है. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री. एक ट्रांजेक्शन को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं. कब कहते हैं? जब मैंने आपको अभी बताया जिसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, कैश एंड बैंक दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं. सो इनमें से कौन सा रहेगा? कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं. ठीक है. ये नहीं आएगा क्योंकि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है.
कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड नन ऑफ द अबव। ये तो हो गया ना, कस्टमर से पैसा आया तो सीधा बैंक में चला जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकलवाया तो वो तो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, और कैश इन हैंड आपके पास इंक्रीज हो गया तो वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड पे। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कैश बुक। कैश बुक के लिए ये क्या सही नहीं है? इट इज अ डुअल बुक, इट इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, इट रिकॉर्ड्स लायबिलिटीज एंड डबल पर्पस बुक। पहली बात, ये डुअल बुक है, जर्नलाइज्ड लेजर भी है, डबल पर्पस बुक भी है, क्योंकि इसमें जर्नल का भी काम हो जाता है, लेजर का भी काम हो जाता है, अकाउंट अलग से नहीं बनाना पड़ता, और दूसरी बात जर्नल की जगह सीधे हम इस सब्सिडरी बुक को यूज कर लेते हैं, बट ये लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करता। सो दिस इज द राइट आंसर। सो बिल्कुल सही बात जो है वो ये है कैश बुक के रिलेटेड कि ये लाइबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करता। नेक्स्ट इज ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब ओवरड्रॉन बैलेंस का मतलब ये होगा ज्यादा पैसे निकलवा लिए। अब ये याद रखना, ज्यादा पैसे आप बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हो, पहली बात। करंट अकाउंट जिसको हम कहते हैं, बैंक अकाउंट क्योंकि एक एसेट रहता है तो इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है, ये चीजें बेटा नोट करने वाली हैं, याद करने वाली हैं, यही आगे भी अकाउंट्स में आपको फायदेमंद रहेंगी कि बैंक एक एसेट है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। अगर ये ओवरड्रॉ की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये बात कर रहा है लाइबिलिटी की, और लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट रहेगा तो ओवरड्रॉन अगर वो कर लिया जाएगा तो क्रेडिट होगा। सो इफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नॉट मेंशन्ड विल बी ओवरड्रॉन बैलेंस। If mentioned overdraft balance, then will be recorded on debit side of cash book. If credited is credited, overdrawn balance is credited if balance is mentioned as an overdrawn balance. तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? उसने क्वेश्चन पूछा है अगर कैश बुक का बैलेंस ओवरड्रॉ है तो वो किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश बुक की डेबिट साइड पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये नॉर्मल बैलेंस जो होता है। इज क्रेडिटेड इफ द बैलेंस मेंशन्ड एज ओवरड्रॉन बैलेंस, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हम जब कैश बुक बनाते हैं ना इस तरह से, ये डेबिट साइड रहती है, क्रेडिट साइड रहती है, इस तरफ हम रिकॉर्ड करते हैं। सो 7th इज द राइट आंसर। अ चेक रिसीव्ड ऑन 12th of December डेटेड 25th December इज कंसिडर्ड एज, जो 12 दिसंबर का आपने चेक रिसीव किया और 12 दिसंबर को रिसीव किया 25 दिसंबर के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? देखो बैंक ही है वो, बैंक में ही जाएगा वो, रेवेन्यू लाइबिलिटी या कैश नहीं है, बैंक में ही जाएगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश बुक। अगर हम परचेज करेंगे तो कैश बुक में जाएगी, क्योंकि हमारा कैश जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम सेल करेंगे तो कैश ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमने सलमान से कैश रिसीव किया तो भी हमारा कैश ज़्यादा हो जाएगा। अगर क्रेडिट सेल की तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश है, कैश यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एंट्री सही जवाब है। राइट आंसर इज दिस ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश और कैश इक्विवेलेंट। इनमें से कौन सी आइटम है जो कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है? कैश इन हैंड, बैंक बोरोइंग्स, डिमांड डिपॉजिट्स या इन्वेस्टमेंट विद मैच्योरिटी ऑफ 2 months। देखो कैश इक्विवेलेंट में रीसेंट इन्वेस्टमेंट आती है, डिमांड डिपॉजिट आता है, कैश ऑन हैंड आता है, पर ये नहीं आता। सो राइट आंसर यही है कि बैंक बोरोइंग्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ cash and cash equivalent. Bank borrowings are not a part of cash and cash equivalent. ये सारी चीजें बेटा नोट करने वाली हैं, क्योंकि इससे आपके बेसिक्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द कैश ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ। अ बिजनेस का जो कैश है वो किस वजह से चेंज होगा? अ सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक इन डिपॉजिटेड, रॉ मटेरियल क्रेडिट पे अगर परचेज करोगे कैश इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, नॉन करंट एसेट परचेज करोगे क्रेडिट पे कैश इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वेजेस कैश में पे की तो कैश जाएगा, सप्लायर को चेक के थ्रू पे किया, देखो कैश चेक मींस बैंक अकाउंट में चेंज आएगा, ठीक है। कैश में पे की तो इसकी वजह से चेंज रहेगा। तो राइट आंसर ये है। अब आप ये कहोगे कि बैंक में भी तो हमारा पैसा ही पड़ा होता है, बट वो बैंक अकाउंट काउंट होता है ना, वो बैंक अकाउंट काउंट होता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन। कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है? 2 बार हमने कर लिया, जिसमें कैश भी इन्वॉल्व होता है, बैंक भी इन्वॉल्व होता है। तो कैश अकाउंट भी आना चाहिए, बैंक कॉलम भी आना चाहिए, तो डबल कॉलम में रिकॉर्ड होगी। 3 कॉलम में भी रहता है, तो राइट आंसर जो है वो E एंड C है, क्योंकि डबल कॉलम में भी कैश और बैंक का कॉलम रहेगा,
फ्री कॉलम में भी कैश और बैंक का कॉलम रहेगा, साथ में एक और ऐड हो जाएगा, दैट इज डिस्काउंट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी. 13th, a book in which cash balance and bank balance are simultaneously maintained is known as. एक बुक जिसमें कैश बैलेंस भी रहे, एक बुक जिसमें बैंक बैलेंस भी रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, ये डबल वाला कहेंगे क्योंकि उसमें कैश और बैंक दोनों आ सकता है. If a business shows a debit balance in its own record of its bank balance, it indicates. अब देखो, अगर एक बिजनेस में डेबिट बैलेंस आए, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? बैंक का ओवरड्राफ्ट है. ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी है ना, वो तो क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं रहेगा. बिजनेस इज अ डेटर इन द बुक्स ऑफ द बैंक, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका अपना एसेट है बैंक अकाउंट, अगर पैसा है. बिजनेस हैज द मनी इन बैंक, दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज द राइट आंसर. अगर हमारा डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास पैसा है, ठीक है. और क्योंकि उसने बात की ऑन रिकॉर्ड की, मतलब मेरी पासबुक में, ठीक है, या मैंने जो बैंक का खाता अपना देखा है ना, उसमें मेरे रिकॉर्ड में पैसा है, ठीक है, तो उसको, इसका मतलब हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है. द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश बुक इज. अनफेवरेबल बैलेंस जो है वो कैश का कैश बुक में क्या माना जाएगा? अनफेवरेबल बैलेंस इज अ लायबिलिटी, क्योंकि वो रहता है ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है अमाउंट विड्रॉन. ये हमेशा करंट अकाउंट में से ओवरड्रॉ किया जाता है. किस में से किया जाता है? करंट अकाउंट में से हम इसको ओवरड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन अ कंपनी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कस्टमर द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टू. अगर एक कंपनी कस्टमर से चेक रिसीव करती है तो इसका ट्रांजेक्शन क्या रहेगा? पहली बात, वो पर्सन या तो मेरा बिल रिसीवेबल है, जिससे मैंने पैसे लेने हैं, या वो मेरा डेटर है. दो ही चीज़ें होती हैं. अगर हम डेटर का बिल बना दे तो वो बिल रिसीवेबल बन जाता है, और कैश मेरे पास आ जाएगा, वो भी मेरा एक एसेट आ जाता है. सो एक तरफ मेरा एसेट कम हो जाएगा, दूसरी तरफ मेरा एसेट ज़्यादा हो जाएगा. सो नेट इफेक्ट क्या रहेगा? इंक्रीज एसेट एंड डिक्रीज एसेट. पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, है ना, बिल्कुल सही जवाब. नेक्स्ट इज कैश बैंक बुक इन्वॉल्व द. कैश बुक किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? पेमेंट ट्रांजेक्शन, पेमेंट एंड रिसिप्ट या रिसिप्ट, दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करता है. डेबिट साइड पे कैश रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट्स को, क्रेडिट साइड पे कैश रिकॉर्ड करता है पेमेंट्स को. सो दोनों चीजें ये रिकॉर्ड करता है, ऐसा नहीं है कि एक ही रिकॉर्ड करता है. द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री. एक और क्वेश्चन कॉन्ट्रा एंट्री का, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर अप किए हैं क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कैश विथड्रू फ्रॉम डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर ये यूज किया गया है तो इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स. चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट, कस्टमर से चेक रिसीव किया और उसको डिपॉजिट करवा दिया, ये भी नहीं आएगा. ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, दिस इज द राइट आंसर. सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. When a check is received from a customer and it is deposited into the bank for the collection but ultimately returned and dishonored, the customer account will be. एक चेक आपने कस्टमर से रिसीव किया, बैंक में जमा करवाया कलेक्शन के लिए, बट ये डिसऑनर हो गया, तो कस्टमर का अकाउंट क्या होगा? अब हमने अपना अकाउंट नहीं करना, कस्टमर का करना है. कस्टमर हमारा डेटर था, उसने हमें पेमेंट कर दी, ठीक है, पेमेंट होगी डिसऑनर, तो फिर वो हमारा डेटर बन गया, तो उसका अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा. उसका अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा. इसका मतलब पता क्या रहेगा? देखो जर्नल एंट्री के थ्रू इसको करके देखते हैं. अगर मेरा डेटर इंक्रीज होगा तो मैं उसको करूंगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट. अब ये जब पेमेंट कर देगा तो मैं करूंगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, कि इसने मुझे पेमेंट कर दी. अब पेमेंट होगी डिसऑनर, तो फिर ये मेरा डेटर बन गया, तो टू फिर से आ गया बिल रिसीवेबल, क्योंकि मेरा बिल रिसीवेबल नाम का खाता खत्म हो गया, ये फिर मेरा डेटर बन गया. तो कस्टमर कैसे रिकॉर्ड करेगा मेरे लिए? कस्टमर जो है, कस्टमर अपने अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट में, है ना, कि उसका पेमेंट फिर से इंक्रीज हो गया, वो फिर से लायबिलिटी बन गया. नेक्स्ट इज when a check is received from a customer and it is deposited for collection and returned dishonored, again credited. Next is when the goods are purchased for cash, the entry will be recorded in. कैश में अगर गुड्स परचेज किए हैं तो वो कहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड होगी? दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. देखो अगर क्रेडिट पे आप परचेज, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिटेल में करने वाले हैं, अगर आप क्रेडिट पे परचेज या आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो वो रिस्पेक्टिवली परचेज बुक में जाती है या फिर सेल बुक में जाती है. जो आपका जर्नल है
वो आपका जर्नल की जगह तो हम ये सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बट कैश वाली एंट्रीज कैश बुक में जाती है। द बैलेंस ऑफ पेटी कैशेस, पेटी कैश का जो बैलेंस है वो हमारे लिए एसेट की तरह काम करता है, क्योंकि चाहे वो पेटी कैश का बैलेंस है बट इट इज अ कैश बैलेंस। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट कंसिडर्ड कैश। ये सारे जो है ना वो कैश नहीं है, एक्सेप्ट इनमें से कौन सी चीज कैश है? पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स या चेक। चेक हमारे लिए कैश का काम करता है ना। एंट्री रिप्रेजेंटिंग द रिवर्सल और कैंसिलेशन ऑफ एन एंट्री ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड। एक एंट्री जो दूसरी एंट्री को रिवर्स कर दे, कैंसिल कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नॉन एज एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री पता किसके लिए होती है? टू नलिफाई द इम्पैक्ट ऑफ या द इफेक्ट ऑफ अनदर एंट्री। अगर मैं ये कहूं कि मैंने गलती से एंट्री डाल दी कि 500 रुपया मेरे पास आया है, ठीक है, तो मैं क्रेडिट साइड पे 500 की एंट्री डाल दूंगी, तो 500 माइनस 500 बच गया 0, तो नलिफाई हो गया ना, उसको हम एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजस्टिंग एंट्री। नेक्स्ट इज द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ 3 कैश कॉलम बुक इज कॉल्ड। डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट कॉलम रहता है ना, उसमें ये होता है कि जब मैंने 500 की पेमेंट रिसीव करी, 10 रुपये का कैश दे दिया, है ना, तो वो होता है डिस्काउंट अलाउड कॉलम। वो कौन सा कॉलम होता है? डिस्काउंट अलाउड। तो जो क्रेडिट साइड पे हमारे पास रहता है उसमें ये होता है कि हमने पेमेंट रिसीव करी है और हमने उनको हमने पेमेंट करी है और डिस्काउंट लिया है, वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये नोट कर लो कि क्रेडिट साइड पे आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड रहता है, डेबिट साइड पे आपके पास डिस्काउंट अलाउड रहता है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड। कैश डिस्काउंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? अर्ली पेमेंट के लिए। देखो 2 डिस्काउंट हमारे पास रहते हैं, एक रहता है कैश डिस्काउंट, एक रहता है ट्रेड डिस्काउंट, राइट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मिलता है अगर आप बल्क पे सेल करते हो, बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हो आप, तो आपको लिस्ट प्राइस में से, लिस्ट प्राइस का मतलब जैसे 10 रुपये का एक पेन है वो आपको 8 रुपये में मिल गया, ठीक है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट इसलिए होता है कि क्रेडिट सेल हमने करी होती है ना, तो हम लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी पेमेंट वापस मिल जाए, अर्ली पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स एन इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग पेटी कैश। इम्प्रेस्ड सिस्टम होता क्या, पहले वो डिस्कस कर लेता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब पता क्या रहता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब ये रहता है कि 500 रुपये पर मंथ आपके स्टार्टिंग में रहेंगे। अगर आपने इसमें से 319 स्पेंड कर लिए तो पीछे कितने बचे? पीछे बचे 181, ठीक है। तो 181 में फिर आपको 319 और मिल जाएंगे कि आपका टोटल 500 बन जाए। सो इसका मतलब एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इज रीइंबर्स्ड एट इंटरवल्स टू मेंटेन द फिक्स्ड प्लॉट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस डजंट डिक्रीज कैश। इनकी वजह से कैश कब नहीं कम होगा? अगर मैं इन्वेंट्री खरीदूं, स्टॉक खरीदूं, मेरा कैश जाएगा। अगर मैं अकाउंट्स पेबल को पेमेंट करूं तो भी कैश जाएगा। सिक्योरिटीज परचेज करने पे भी मेरा कैश जाएगा। बट अगर सिंपली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अक्रू है ना, सिर्फ अक्रू हो रहे हैं, पे थोड़ी कर रहे हैं। अक्रू का मतलब ये होता है अनपेड, तो कैश को कोई असर नहीं पड़ेगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द कैश बुक इज कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव। डुअल बुक है, जर्नलाइज्ड लेजर है, प्राइम और सेकेंडरी एंट्री की भी बुक है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? नेट इनकम, कैश इन हैंड, डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। नेट इनकम बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगती है। किससे पता लगती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। डेटर और क्रेडिटर का जो डिफरेंस है वो ये इसमें नहीं आता, बट कैश इन हैंड जो है वो डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है कि हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है। तो ये आपके सारे के सारे एमसीक्यूज थे जो हमने कैश बुक से रिलेटेड किए। इसमें से बहुत ज़्यादा कवरेज जो है वो आपके फाइनल टर्मिनल एग्जाम में रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम के चैनल एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।